नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है, वो राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति एवं भूगोल से संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है और वर्तमान में जो आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध होने वाले हैं। यहाँ से आपको एक प्रश्न अवश्य ही देखने को मिल सकता है। तो आपसे आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानमोरी का संबंध किस राजवंश से माना जाता है? साथियों, जो मानमोरी है, इनका संबंध किस राजवंश से माना जाता है? मौर्य समाज, परमार या गोहिल या चौहान? तो किस राजवंश से इनका संबंध माना जाता है मानमोरी का? तो साथियों, जो मानमोरी का संबंध है, ये मौर्य राजवंश से माना जाता है। किस राजवंश से जाना जाता है? मौर्य राजवंश से माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, जो मानमोरी का जो शिलालेख है, ये कहाँ पे है स्थित है साथियों? तो मानमोरी का जो शिलालेख है, ये चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? चित्तौड़ में स्थित है और ये मौर्य शासक मानमोरी से संबंधित है। और इसी शिलालेख से पता चलता है कि जो प्रारंभिक जो मेवाड़ था, इस पर किनका अधिकार था? इस पर मौर्यों का अधिकार था। किनका अधिकार था? मौर्यों का अधिकार था। तो साथियों, जो मानमोरी का शिलालेख है, ये कहाँ पे मिलता है? चित्तौड़ में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों, जो गुहिल वंश है, इसका जो वास्तविक संस्थापक है, वो किसको माना जाता है? साथियों, तो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को जाना जाता है। किनको माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है, जिनको काल भोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल भोज भी कहते हैं। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और जो बप्पा रावल है, इन्होंने कब 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था और गुहिल वंश की वास्तविक सत्ता स्थापित की थी। कब की थी? 734 ईस्वी में। किनको हराकर? मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर वास्तविक अधिकार किया था और गुहिल वंश की वास्तविक सत्ता स्थापित की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागदा से आहड़ राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? साथियों, नागदा से आहड़ राजधानी स्थानांतरित करने वाले शासक की अगर बात करें, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अल्लट। साथियों, क्या हो जाएगा? अल्लट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। साथियों, अल्लट, जिसको आलू रावल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही कौन? हुण राजकुमारी, किसको? हुण राजकुमारी हरिया देवी, कौन थी? हुण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था? विवाह किया था और नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और उन्होंने मेवाड़ में ही सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। किसने किया था? अल्लट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से कौन कौन से प्रमुख राजपूत शासक सम्मिलित थे? साथियों, जो खानवा का जो युद्ध था, उसमें राणा सांगा की ओर से कौन कौन से प्रमुख राजपूत शासक सम्मिलित थे? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। मारवाड़ के मालदेव व बीकानेर के कल्याणमल, ईडर के भारमल व वागड़ के उदय सिंह, आमेर के पृथ्वीराज व चंदेरी के मेदिनी राय। तो साथियों, ये भी उपस्थित थे, ये भी थे और ये भी थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, उपरोक्त सभी यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से सभी राजपूत शासक सम्मिलित हुए थे। अब अगर बात आ जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो साथियों, खानवा का जो युद्ध है, 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था और इसमें लगभग राजपूताना के सभी बड़े शासकों ने भाग लिया था। और किस मतलब प्रथा के तहत इन्होंने जो मतलब शासकों ने इनका साथ दिया था, तो उस प्रथा का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पाती पेरवन कौन सी पाती पेरवन प्रथा के तहत इन्होंने सांगा का साथ दिया था। इसमें मारवाड़, बीकानेर, आमेर व ईडर सभी सम्मिलित थे। और कौन सी प्रथा के अंतर्गत साथ दिया था? पाती पेरवन। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़ के तीन शासकों का सॉरी चित्तौड़ के जो तीन साके हुए थे, उनका सही कालक्रम बताइए। साथियों, चित्तौड़ में कितने साके हुए थे? तीन साके हुए थे। वहीं अगर आपसे पूछ ली जाए कि कुल साके कितने हुए थे, 12.5 साके हुए थे। राजस्थान में कितने साके हुए थे? 12.5 साके हुए थे। और जो सबसे अंत में और जो 12.5वां साका माना जाता है, वो बटनेर को माना जाता है। अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि चित्तौड़ के तीन साकों का सही कालक्रम बताइए। तो साथियों, चित्तौड़ के जो तीन साके, सबसे पहले 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। उसके बाद 1534 और उसके बाद 1568। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1303, 1534 और 1568। अगर प्रथम साके की बात करें,
जो कब हुआ था? 1503 में हुआ था। कब हुआ था? 1503 में हुआ था। तो उस समय रतन सिंह और अलाउद्दीन शासक थे। अगर द्वितीय शाखे की बात करें तो विक्रमादित्य, जो कि 1534 में हुआ था। विक्रम आदित्य और बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक था। कहाँ का? गुजरात का। और अगर तृतीय शाखे की बात करें तो वो कब हुआ था? 1568 में हुआ था। कब हुआ था? 1568 में हुआ था। और उदय सिंह व अकबर शासक थे उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला 1503 रतन सिंह अलाउद्दीन, दूसरा विक्रमादित्य बहादुर सिंह गुजरात, और तीसरा 1568 उदय सिंह व अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहली स्थायी राजधानी कहाँ बनाई थी? साथियों, जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी पहली स्थायी राजधानी किसको बनाया था साथियों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली स्थायी राजधानी चावंड को बनाया था, क्योंकि जब 1585 में, कब? 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर, किनको हराकर? लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी संकटकालीन व स्थायी राजधानी बनाया। और ये अगले कितने वर्षों तक राजधानी रही? 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। क्या? चावंड। किनको हराकर? लूणा चावंडिया को 1585 में हराकर चावंड को अपनी संकटकालीन व स्थायी राजधानी बनाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीर विरोध वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है साथियों? वीर विनोद ग्रंथ के जो लेखक है वो हो जाएंगे कविराज श्यामल दास। कौन हो जाएंगे? कविराज श्यामल दास वीर विनोद ग्रंथ के लेखक थे। और ये जो श्यामल दास, ये कौन थे? ये मेवाड़ के जो महाराणा है सज्जन सिंह, कौन? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे साथियों। कबीरा श्यामल दास कौन से? मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी थे। और इन्होंने वीर विनोद में मेवाड़ का विस्तृत इतिहास बताया है, जिसमें कुंभा को 84 में से कितने दुर्गों का निर्माता बताया है? जो 84 दुर्ग हैं इनमें से 32 दुर्गों का निर्माता बताया है। किसको? महाराणा कुंभा को। किसने? कबीरा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 84 में से कितने कुंभों को, कितने दुर्गों को? 32 दुर्गों को, 32 दुर्गों का निर्माता बताया किसको? महाराणा कुंभा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण किसके नेतृत्व में चला था? तो साथियों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, जिसका प्रथम चरण साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुआ था, और दूसरा अगर पूछ लिया जाए तो विजय सिंह पथिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? साधु सीताराम दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? साधु सीताराम दास हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इस चरण की बात करें तो ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1897 से 1915 तक। कब तक? 1897 से 1915 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजामंडल आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत में प्रारंभ हुआ? साथियों, जो प्रजामंडल आंदोलन है सर्वप्रथम किस रियासत में आरंभ हुआ? तो ये जयपुर रियासत में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रजामंडल आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान और वर्तमान राजस्थान के गठन का सही क्रम बताइए। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो राजस्थान संघ था, ये इसका जो गठन हुआ था वो द्वितीय चरण में हुआ था। संयुक्त राजस्थान का तृतीय, वृहद राजस्थान का चतुर्थ, और वर्तमान राजस्थान और अंतिम राजस्थान, जिसका मतलब पूर्ण रूप से जब राजस्थान बन गया था, ये सप्तम चरण में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एकीकरण में द्वितीय चरण में राजस्थान संघ, तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान संघ, चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान संघ, और वर्तमान राजस्थान संघ 7वें चरण में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब राजस्थान संस्कृति के, कला और संस्कृति के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मांड गायन शैली मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों, जो मांड गायन शैली है ये मुख्य रूप से ऑप्शन ए जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है। कहां से संबंधित है? बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है, क्योंकि मांड जो है ये पश्चिम राजस्थान से संबंधित है, और जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर की प्रसिद्ध गायन शैली है। और जो केसरिया बालम है, जो गीत है, वो इसी शैली का प्रसिद्ध गीत है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो ये केसरिया बालम जो गीत है, ये किस शैली का गीत है? तो ये मांड शैली का गीत है। किस शैली का गीत है ये? मांड शैली का गीत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कच्छी घोड़ी नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो ये आपको पता है, ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और अगर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है तो शेखावाटी के जो कलाकार है, जिनको सरगड़ा कहा जाता है, के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फड़ चित्रकला में सर्वाधिक किस लोक देवता का चित्रण मिलता है? साथियों, जो फड़ चित्रकला है इसमें सबसे अधिक जो चित्रण मिलता है वो किस लोक देवता का मिलता है? तो वो मिलता है देव नारायण जी का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किनका मिलता है? देव नारायण जी का मिलता है, क्योंकि देव नारायण जी की जो फड़ होती है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। कौन सबसे लंबी फड़ है? जो देव नारायण जी की है राजस्थान की। और सबसे प्राचीन भी बात करें, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली अगर कोई फड़ है तो वो कौन सी है? देव नारायण जी की है। और अगर सबसे लोकप्रिय फड़ की बात पूछी जाए तो सबसे जो लोकप्रिय फड़ हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? बाबू जी की फड़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लोकप्रिय, बाबू जी की। वहीं अगर सबसे लंबी, सबसे प्राचीन और सर्वाधिक चित्रांकन वाली पूछी जाए तो देव नारायण जी की फड़ हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तेरह ताली नृत्य किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? साथियों, तेरह ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। किस संप्रदाय से? कामड़ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और ये नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। किनके? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। और ये कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि यह नृत्य बैठकर किया जाता है या खड़े रहकर किया जाता है या फिर कितने मंजीरे बांधकर किया जाता है, तो साथियों ये नृत्य पहला तो बैठकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठकर किया जाता है। और कितने मंजीरे? 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कितने मंजीरे? 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रम्मत लोक नाट्य का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? साथियों, जो रम्मत लोक नाट्य है इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों इसका जो मुख्य क्षेत्र हो जाएगा बीकानेर व जैसलमेर। बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्र में रम्मत लोक नाट्य किया जाता है। और इसकी अगर उत्पत्ति की बात पूछे तो ये जैसलमेर से मानी जाती है। और यह बीकानेर में भी अधिक प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर और बीकानेर में रम्मत लोक नाट्य का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बगरू और सांगानेरी छपाई में मुख्य अंतर क्या होता है? साथियों, जो बगरू और सांगानेरी छपाई है इसमें मुख्य अंतर क्या होता है? साथियों, तो इसमें जो मुख्य अंतर होता है वो रंगों का होता है। क्या होता है? रंगों का होता है, क्योंकि बगरू में गहरे रंग होते हैं और सांगानेरी में हल्के। तो साथियों, जो सांगानेरी छपाई है इसमें हल्के रंगों का प्रयोग होता है और बगरू में डार्क या गहरे रंगों का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू पोट्री राजस्थान में किस शासक के काल में विकसित हुई? साथियों, जो ब्लू पोट्री है ये राजस्थान में किस शासक के काल में विकसित हुई? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में ब्लू पोट्री विकसित हुई। और ब्लू पोट्री का जो उद्भव है ये मानसिंह प्रथम के काल से माना जाता है। अगर इसका उद्भव पूछ ले, उद्भव कब हुआ था, तो ये सवाई मानसिंह के जो काल है, मानसिंह प्रथम का जो काल है उस समय से माना जाता है। लेकिन इसका सर्वाधिक विकास और अगर इसका स्वर्ण काल आपसे पूछ लिया जाए तो सवाई राम सिंह द्वितीय आएगा। अगर उद्भव पूछ लिया जाए तो मान सिंह प्रथम, और अगर सर्वाधिक विकास और इसका स्वर्ण काल आपसे पूछ लिया जाए तो सवाई राम सिंह द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जम्बेश्वर जी के 29 नियम किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो साथियों, जो जम्बेश्वर जी के 20+9 29 नियम है, कितने? 20+9, ये किनसे संबंधित है? ये बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। बिश्नोई संप्रदाय से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह संप्रदाय किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह संप्रदाय जो बिश्नोई संप्रदाय ये पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। ढोला मारूरा दुहा किस भाषा में रचित है? साथियों, जो ढोलम मारूरा दुआ है ये कवि कल्लोल के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? ढोलम मारूरा दुआ कवि कल्लोल के द्वारा रचित है। और अगर इसकी भाषा पूछ ली जाए तो ये डिंगल जो कि मारवाड़ी, तो ये डिंगल में रचित है। किस भाषा में रचित है? ये डिंगल भाषा में रचित है, क्योंकि ये कवि कल्लोल द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रेम गाथा जो है, जो क्या है? ये प्रसिद्ध प्रेम गाथा है और ये कवि कल्लोल द्वारा रचित है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की मुख्य साहित्यिक है शैली है। क्या? डिंगल। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य साहित्यिक शैली क्या है? डिंगल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कौन सी लोक चित्र शैली जैन पांडुलिपियों के से विकसित मानी जाती है? साथियों, ऐसी कौन सी लोक चित्र शैली है जो जैन पांडुलिपियों से विकसित मानी जाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेवाड़ शैली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। लूनी नदी का जल किस स्थान तक मीठा रहता है? साथियों, जो लूनी नदी है इसका जो जल है वो किस स्थान तक मीठा रहता है? तो साथियों, जो लूनी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये नाग पहाड़
अजमेर से निकलती है, कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। और बालोतरा बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा रहता है, और उसके बाद में जो ये लवणीय चट्टानों के संपर्क में आ जाती है तो इससे इसका जल खारा हो जाता है। तो किस स्थान तक मीठा रहता है? बालोतरा तक मीठा रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक किस जिले में मिलता है? साथियों, राजस्थान में जो अभ्रक है ये सर्वाधिक किस जिले में मिलता है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए भीलवाड़ा हो जाएगा। और भीलवाड़ा को ही अभ्रक सिटी के नाम से या अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अभ्रक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? भीलवाड़ा को जाना जाता है। और अगर पूछ ले जाए कि अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना कहाँ पे है? क्या अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना, तो ये भी कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है साथियों? तो अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। और इसे क्या किस चीज की संज्ञा दी गई? इसे संतों का शिखर नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? संतों का शिखर की संज्ञा दी गई है। किसने दी है? कर्नल जेम्स टॉड ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन है, उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि क्षेत्रफल और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से दोनों ही दृष्टियों में किसमें है? उदयपुर में है, क्षेत्रफल और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से। और अगर पूछ लिया कितना प्रतिशत है, तो लगभग 23.49% है। 1% किसमें? उदयपुर जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुस्थल में बरखान बालू का स्तूप किस प्रकार की हवाओं से बनते हैं? साथियों, जो थार मरुस्थल है इसमें बरखान बालू का स्तूप है, ये किस प्रकार की हवाओं से बनते हैं? एक ही दिशा में बहने वाली हवाओं से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बालू का स्तूप है ये एक ही दिशा में बहने वाली हवाओं से बनते हैं। और बरखान, जिनको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है, ये एक दिशा, जो एक ही तरफ जो हवा बहती है उसके कारण ये बनते हैं। और ये मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। क्या? बरखान बालू का स्तूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? साथियों, बनास की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो हो जाएगी ऑप्शन सी खारी। बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? खारी नदी है। और साथियों, ये राजमहल टोंक के पास बनास में मिलकर त्रिवेणी संगम, जिसको बनास, खारी व डाई कहते हैं, कौन सा त्रिवेणी संगम? बनास, खारी व डाई त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पे? राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे साथियों? तो काली मिट्टी सर्वाधिक रूप से हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो हाड़ौती पठार में इसका सर्वाधिक विस्तार है। और काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्टिसोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्टिसोल के नाम से जाना जाता है। और ये हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में सर्वाधिक है, जो कि कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए ये बहुत ही कपास फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें नमी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण से कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल नदी किन किन जिलों से होकर बहती है? तो साथियों, जो चंबल नदी है ये राजस्थान में 6 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है चंबल नदी? राजस्थान में 6 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 6 जिलों से होकर बहती है। अगर उन 6 जिलों की हम बात करें तो उन 6 जिलों में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर राजस्थान के 6 जिलों में होकर बहती है। और अगर राजस्थान में प्रवेश की बात पूछे कि जो राजस्थान में ये प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़। कहाँ से? चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और उन 6 जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश के यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण से सर्वाधिक जो लाभान्वित है वो जिला कौन सा है? साथियों, जो आईएनजीपी का जो प्रथम चरण है इससे सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा जिला है? आईजीएनबी से सर्वाधिक लाभान्वित जिले की अगर हम बात करें तो युग में हमसे जिले पूछे गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीगंगानगर और बीकानेर इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिले हैं। क्योंकि
आईजीएनपी का जो प्रथम चरण का जो मुख्य उद्देश्य था वो गंगानगर और बीकानेर जिलों के जो शुष्क क्षेत्र है उनमें सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक तापमान अंतर किस जिले में पाया जाता है? साथियों, अगर राजस्थान का सर्वाधिक तापमान अंतर पूछा जाए तो ये चूरू में और जैसलमेर में पाया जाता है। अगर वार्षिक रूप से बात करें तो चूरू में और दैनिक की बात करें तो जैसलमेर में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी, सर्दियों में बहुत अधिक ठंडा होता है। कौन सा? चूरू। और सर्वाधिक तापमान अंतर की बात करें, दैनिक तापमान अंतर की बात करते हैं, जैसलमेर में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? साथियों, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है इसकी एक ट्रिक है दुर्गों की, चीकू, गाजर और आम। क्या है साथियों? ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी ट्रिक है, चीकू, गाजर और आम। तो साथियों, इस ट्रिक के अनुसार जो 6 जिले होते हैं वो होते हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, आमेर और चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और आमेर। तो साथियों, अब हम देखते हैं इसमें मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन और आमेर है। तो साथियों, कौन सा जिला शामिल नहीं है? मेहरानगढ़ शामिल। कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है? मेहरानगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन, जैसलमेर और रैसे रणथंभौर ये जिले जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है उसमें शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजपूत शासक ने सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? साथियों, ऐसा कौन सा जो शासक है जिसने मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा भारमल, जो कि कछवाहा वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1562 में, कब? 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह अकबर के साथ करके मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का प्रथम ताम्र पाषाण स्थल कौन सा खोजा गया है? साथियों, तो साथियों, जो राजस्थान का प्रथम ताम्र पाषाण स्थल है वो आहड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये उदयपुर में आता है और ये बनास संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसके प्राचीन काल में इसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। आहड़ को किसके नाम से? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था, जहां पे तांबा गलाने की भट्टी मिली है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार ताम्रवती और ताम्रयुगीन में। अगर साथियों आपसे ताम्रवती पूछा जाए तो आहड़ हो जाएगा, और ताम्रयुगीन पूछा जाए तो ये गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, गणेशवर 5 वर्ड का है, तो ताम्रयुगीन ये भी 5 वर्ड का है, और अगर ताम्रवती आए तो आहड़ आ जाएगा। तो आप ताम्रयुगीन अगर आ जाए तो गणेश्वर सभ्यता आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणगौर पर्व मुख्य रूप से किस देवी की आराधना से संबंधित है? तो साथियों, जो गणगौर पर्व है ये किस देवी की आराधना से संबंधित? तो ये शिव गौरी, शिव पार्वती की आराधना से संबंधित है ये। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा किस क्षेत्र में मिलता है? तो साथियों, जो राजस्थान में सर्वाधिक तांबा है ये खेतड़ी और सिंगाना क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि झुंझुनू में स्थित है, और ये मुख्य रूप से तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खेतड़ी, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस लोक देवता का प्रमुख तीर्थ रामदेवरा है? साथियों, तो रामदेवरा के नाम से रामदेव जी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जो कि रुणीचा, कहाँ पे? रुणीचा जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रुणीचा जैसलमेर में स्थित है। और रामदेव जी का ये प्रमुख समाधि स्थल यहाँ और प्रमुख मंदिर यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला बढ़ता है। कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का उत्कर्ष या फिर मेवाड़ चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ? तो साथियों, मेवाड़ चित्रकला शैली का अगर प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे जगत सिंह प्रथम बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जगत सिंह प्रथम के समय ही मेवाड़ चित्रकला का सर्वाधिक विकास या मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल इसको माना जाता है। किसके शासन को? जगत सिंह प्रथम के शासन को। और इन्होंने ही राजमहल में चितेरोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय खोला था। चितेरोरी ओवरी और तस्वीरारो कारखानों एक ही बात हो जाएगी। इसको खोलने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जगत सिंह प्रथम को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा माना जाता है? तो साथियों, जो राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है, ये बडली का शिलालेख को माना जाता है। किसको माना जाता है? बडली शिलालेख को माना जाता है। बडली का शिलालेख ये कहां से प्राप्त हुआ था? ये अजमेर से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? बडली अजमेर से प्राप्त हुआ था। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, जो कि ब्राह्मी भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी में? ब्राह्मी भाषा में उत्कीर्ण राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, ये सांबर हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ से देश के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। कितने का? 8.7% नमक का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस जिले में राजस्थान के सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं? साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर जिले में राजस्थान के सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं, क्योंकि जयपुर से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जबकि पुराने आंकड़ों के अनुसार पाली जिले से कई राजमार्गों का नेटवर्क जुड़ता था। लेकिन वर्तमान के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं। साथियों, आशा है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।